हेलो व्यूअर्स, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल स्पेस एक्स कंपनी का एक प्रोटोटाइप रॉकेट जो है वो क्रैश हो गया है। तो उसी के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है। अभी क्या प्रोटोटाइप है, किस चीज़ का प्रोटोटाइप है और किस तरीके का, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। अपनी खबर के ज़रिए पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो ये स्पेस एक्स का जो प्रोटोटाइप अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है स्टारशिप SN9, ये क्रैश हो गया है। ये एक हाई एल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंटल लॉन्च था जो कि लॉन्च के वक्त ठीक था, लेकिन लैंडिंग के टाइम पर ये क्रैश हो गया। और इससे पहले भी जो स्पेस एक्स कंपनी है उसका SN8 जो रॉकेट था वो भी क्रैश हो गया था अभी कुछ महीने पहले 2020 में उन्होंने ये लॉन्च किया था। और उसमें भी कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से वो भी लैंडिंग के टाइम पर ही क्रैश हुआ था और ये भी लैंडिंग के टाइम पर ही क्रैश हुआ है। इसका जो परीक्षण था वो सफल था, मतलब जो इसकी उड़ान थी वो सफल थी, लेकिन लैंडिंग के टाइम पर ये क्रैश हो गया। अब ये जो स्टारशिप SN9 था, ये किस चीज़ का प्रोटोटाइप था? प्रोटोटाइप यानी कि एक नमूना या एक मॉडल आप कह सकते हैं। तो ये किस चीज़ का प्रोटोटाइप था? दरअसल स्पेस एक्स कंपनी जो है वो चंद्रमा और जो मंगल ग्रह है उनके लिए अपने जो भविष्य में अभियान चलाएगी, मनुष्य को ले जाने के साथ साथ उसके साथ 100 टन जो कार्गो है वो ले जाने के लिए ऐसे भारी भरकम जो रॉकेट्स बनाने वाली है, उसका ये प्रोटोटाइप था जो कि लैंडिंग के टाइम पे क्रैश हो गया है। अब यहाँ हमारे कुछ डायमेंशंस निकल कर आते हैं, क्योंकि जो ये खबर है इसी में से हम किस तरीके से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसी में से हम डायमेंशंस देखेंगे क्या निकल कर आएंगे। सबसे पहला तो क्योंकि हम स्पेस एक्स कंपनी के प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं जो कि क्रैश हुआ है, उसके बारे में हमने जान लिया कि वो क्या प्रोटोटाइप था, किस चीज़ का प्रोटोटाइप था। तो यहाँ एक स्पेस एक्स कंपनी जो है ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, और इसके जो चंद्रमा और जो मंगल अभियान है स्पेस एक्स कंपनी के, उनके बारे में जानेंगे। और फिर इसके बाद जो अंतरिक्ष के लिए वाणिज्यिक उड़ाने की यानी कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, क्योंकि इसमें आगे टॉपिक के साथ साथ ये पॉइंट भी निकल कर आएगा, तो इस पर हम बात करेंगे कि जो स्पेस के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इनसे क्या लाभ हो सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन इस क्षेत्र में इससे संबंधित क्या संभावित चुनौतियां हैं या क्या जो भी इस तरह के चैलेंजेस सामने आएंगे वो क्या हो सकते हैं उन पर बात करेंगे, और उसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो उन पर बात करते हुए रहेगा हमारा प्रश्न। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं स्पेस एक्स कंपनी के बारे में। तो स्पेस एक्स कंपनी जो है इसकी स्थापना 2002 में की थी। किसने? एलन मस्क ने। ये एक अरबपति उद्यमी हैं और इन्होंने ही 2002 में इस कंपनी की स्थापना की थी और यही इसके CEO हैं। और इस कंपनी का स्पेस एक्स, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्पेस के बाद एक्स जो है कैपिटल है, तो इसका पूरा नाम क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, ये इस कंपनी का पूरा नाम है। और ये जो कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न में इसका मुख्यालय है। और ये क्या काम करती है? तो ये एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है और साथ ही स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कंपनी है। और ये क्या करती है? ये जो उन्नत किस्म के रॉकेट्स हैं और उनके साथ साथ जो अंतरिक्ष यान है उनको डिज़ाइन करती है, उनका निर्माण करती है और उनका प्रक्षेपण करती है। तो ये सब इसके काम है। और इसका उद्देश्य क्या है इस कंपनी का? इस तरीके से जो इसके हमने काम देखे तो उसका जो मकसद है वो क्या है? तो अगर हम देखें तो मनुष्य को मंगल और सौर मंडल के अन्य गंतव्यों तक ले जाना। तो एलन मस्क जो है उनका मानना है कि हमारा भविष्य जो है वो अतीत से और बेहतर बनाया जा सकता है। तो वो इस तरीके से जो है आगे अंतरिक्ष तक और दूर तक ले जाकर जो है एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं। तो इसी के मकसद से वो ये कंपनी में इस तरीके के डिज़ाइंस रॉकेट्स के जो है न्यू जनरेशन्स के रॉकेट डिज़ाइन करते हैं और उन पर काम करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके लूनर और मार्स मिशंस की। तो इसकी बात करें स्पेस एक्स कंपनी की, तो इनका मानना है कि ये एकमात्र निजी कंपनी है जिसका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा से वापस आने में सक्षम है। तो आमतौर पर जो इस तरह के अंतरिक्ष यान होते हैं उन्हें री एंट्री पर
जो है जलाने के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो इनका मानना है कि ये जो है पृथ्वी की कक्षा में वापस एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा वापसी कर सकते हैं। और इसी के हिसाब से 2012 में इनका यानी स्पेस एक्स कंपनी का ड्रैगन अंतरिक्ष यान जो था वो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें कार्गो पहुंचाने वाला पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान बना था, यानी फर्स्ट कमर्शियल जो था ये अंतरिक्ष यान बना था ये। और इसके अगर लूनर मिशन की बात करें तो इन्होंने 2018 में सितंबर 2018 में फर्स्ट प्राइवेट लूनर मिशन की घोषणा की थी। और उसमें जो इनके पहले यात्री होंगे वो कौन होंगे, तो वो होंगे जापान के युसाकु मेजावा, ये इनके पहले यात्री होंगे। और ये 2023 में चंद्रमा के लिए पहली प्राइवेट पैसेंजर उड़ान होगी जो चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगी। तो ये 2023 में पहुंचाने का इसको लक्ष्य रखा गया है। अब जो स्पेस एक्स है उसके नासा के साथ कोलैबोरेशन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हम स्पेस एक्स पर ही हमारा टॉपिक फोकस्ड है, तो इसलिए नासा और स्पेस एक्स की कोलैबोरेशन की बात करें तो स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 रॉकेट है उसके द्वारा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था। और इसी के तहत नासा ने स्पेस एक्स के डेमो 2 मिशन के साथ मिलकर जो नासा के अंतरिक्ष यात्री थे कौन, रॉबर्ट बेहनकेन और डगलस हार्ले अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गए थे। और इसी के साथ ये इतिहास में पहली बार था जब नासा के जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें किसी कमर्शियल क्रू जो अंतरिक्ष यान है उसके साथ वो वहाँ गए थे। और ये कब हुआ था, मई 2020 में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे प्रक्षेपित किया गया था। अब ये तो बात हुई नासा और स्पेस एक्स के सहयोग की और स्पेस एक्स के बारे में हमने जाना। अब ये जानते हैं कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो और कौन कौन सी कंपनीज जो है, अगर मुख्य रूप से देखें तो इसमें और कौन कौन से बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पर इस फील्ड में। तो सबसे पहले बात करें तो वर्जिन गैलेक्टिक, क्योंकि हम स्पेस एक्स की बात कर चुके हैं तो उसके बाद हम लेते हैं वर्जिन गैलेक्टिक। ये जो है 2004 में बनाई गई थी ये कंपनी और इसके मालिक कौन है, रिचर्ड ब्रांसन। इन्होंने इसे 2004 में संस्थापित किया था। और ये इसका मकसद क्या है, जो अंतरिक्ष वाहन है उनकी एक नई पीढ़ी को विकसित करना, यानी कि न्यू जनरेशन को डेवलप करना। जो भी अंतरिक्ष में जाने वाले वाहन है, रॉकेट्स हैं, उन सब के लिए उनको बहुत नई तकनीक के साथ उनको बनाना और सभी के लिए अंतरिक्ष के रास्ते खोलना। इसका मतलब ये हुआ कि इनका मानना है, जो रिचर्ड ब्रांसन है इनका मानना है कि अंतरिक्ष जो है वो सभी के लिए खुल जाए, सभी लोगों के लिए खुल जाए। इस तरीके की टेक्निक्स लाई जाए जिससे जो भी चाहे वहाँ जा सके। तो उस तरीके से अंतरिक्ष के रास्ते सभी के लिए खोलना इनका मकसद है। इसके बाद हम बात करें ब्लू ओरिजिन की, तो ये वर्ष 2000 में बनाई गई थी। किसके द्वारा, जेफ बेजोस ने इसको बनाया था। और इसका जो ये कंपनी है ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का उपयोग करने के साथ साथ जो है पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य एक रूट विकसित करना चाहती है। रूट किस तरीके से कि जैसे हमने बताया कि अंतरिक्ष के रास्ते सभी के लिए खोलना, तो एक तरीके से इस कंपनी का भी मकसद कुछ वही है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच एक रूट विकसित हो जाए, एक रास्ता बने जिससे जो है आसानी से आया जाया जा सके जो और ग्रह हैं उन पर। तो ये भी इस कंपनी का मकसद है। अब यहाँ पर जो है हम भारत की बात करते हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम इसको देखें, जो अंतरिक्ष अभियान है तो उसकी बात करें तो भारत ने भी कई जो है बड़े बड़े अंतरिक्ष अभियान किए हैं। और इसके अलावा भारत जो है विश्व के बड़े अंतरिक्ष अभियान वाले देशों में शामिल है। जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया, और तो उन बड़े देशों में भारत भी शामिल है उनके साथ साथ। तो अगर भारत के लूनर मिशन की बात करें, यानी चंद्रमा अभियान की बात करें, तो भारत का चंद्रयान 1 ये भारत का पहला चंद्रमा अभियान था। और ये कब लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को। लेकिन इसका जो ये मिशन था ये कब किस तरीके से समाप्त हो गया था, ये 29 अगस्त 2009 को इस स्पेसक्राफ्ट के साथ भारत का जो संचार था वो खो गया था। अब यहाँ आपको एक बात बता दूं, जो इसरो है वो भारत की
नेशनल स्पेस एजेंसी है जो कि भारत के इस तरह के अभियान जो है वो संचालित करती है, अंतरिक्ष अभियान। इसी के बाद चंद्रयान 1 के बाद आया चंद्रयान 2 जो कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2, ये भी लूनर मिशन। अब बात करते हैं गगनयान मिशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये भारत का पहला प्रस्तावित मानव अंतरिक्ष अभियान है, यानी कि इसमें मानव को ले जाया जाएगा। तो ये जो है मानव अंतरिक्ष अभियान है। और अभी हाल में जो बजट आया है, बजट 2021-22, इसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि इसको हम, यानी कि हम जो है इसके साथ साथ और आगे बढ़ रहे हैं। गगनयान, जो गगनयान अभियान है, हम इसको लेकर और आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कोविड का दौर चल रहा था, तो उसको देखते हुए भी जो है हम अपने इस अभियान को जारी रखे हुए हैं, इसमें आगे और तरक्की करने के लिए। इसके बाद बात करें मंगल मिशन, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मॉम कहते हैं, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च किया गया था और ये PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके साथ साथ जब ये 24 सितंबर 2014 को जो है मंगल की कक्षा में पहुंचा, तो ये भारत के पहले ही प्रयास में, भारत का ये पहला प्रयास था मंगल मिशन के लिए किसी, और वो पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रविष्ट हुआ था। तो ये दोनों भारत के बहुत इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं, भारत के बहुत इम्पोर्टेंट जो है अभियान है। अब यहाँ जैसे हम बात कर रहे थे अपने SpaceX से जुड़े हुए टॉपिक पर, ये हमने भारत के संदर्भ में देखा, तो जो ये कमर्शियल फ्लाइट्स है, या तो इनसे संबंधित क्या लाभ हो सकते हैं या क्या उनसे संबंधित संभावित चुनौतियां हो सकती हैं, उन्हें देखने से पहले आप एक बार प्रश्न नोट कर लीजिए आज का। तो प्रश्न है, अंतरिक्ष क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के क्या मायने हैं? भारत सहित वैश्विक संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो अब आपने इसके जो ये प्रश्न है ये नोट कर लिया होगा। अब इसके कुछ जाहिर है, क्योंकि जिस मकसद से जैसे ये कंपनियां बनाई गई, हमने देखा कि जो कंपनी का मकसद कि एक रूट, जो पृथ्वी है और अंतरिक्ष के बीच एक रूट कायम करना, सभी के लिए रास्ते खोलना, तो इस तरीके से इसके कुछ लाभ हो सकते हैं। वो क्या लाभ हो सकते हैं? अन्य ग्रहों पर जीवन योग्य परिस्थितियों की खोज करना। सबसे बड़ा तो यही है कि पृथ्वी के अलावा अन्य जो ग्रह हैं, जैसे हमने बात की SpaceX कंपनी का जो मकसद है वो यही है कि मंगल ग्रह और जो और भी सौरमंडल में और जितने भी इस तरह के ग्रह हैं जहाँ पर जो है जीवन की संभावना है, वहाँ पर मिशंस भेजना। तो पृथ्वी के अलावा जिन ग्रहों पर जीवन की संभावना है, उन ग्रहों को तलाशना और एक पृथ्वी के अलावा एक ऐसा विकल्प खोजना जहाँ पर जो है आवास खोजा जा सके, मनुष्य के लिए आवास को बनाया जा सके, मनुष्य का आवास बनाया जा सके, या जो कॉलोनीज हैं, बस्तियां हैं, मानव बस्तियां, वो बसाई जा सके। तो ये इसका एक लाभ है कि पृथ्वी से इतर भी हमें कोई एक जो ग्रह है, कोई एक विकल्प मिल सकेगा। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, पृथ्वी पर जो संसाधन है वो समाप्त हो रहे हैं, तो उनका भी एक अच्छा समाधान हो सकता है इस तरीके से, क्योंकि पृथ्वी पर जो संसाधन खत्म हो रहे हैं, जिस तरीके से जो सीमित संसाधन हैं वो जिस तरीके से खत्म हो रहे हैं, तो पृथ्वी के अलावा किसी नए ग्रह की अगर ऐसे खोज होती है जिस पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एक अच्छा जो समाधान है वो हो सकता है। तो इसका अपने आप में काफ़ी लाभ होगा। लेकिन अब इसी क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां किस तरीके से हैं? तो क्या संभावित चुनौतियां होंगी? तो सबसे पहला तो महंगी तकनीक है। तो महंगी तकनीक यहाँ किस तरीके से चुनौती है? सबसे पहला है कि जो ये कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, तो ये सभी के लिए रास्ते तो खोलती हैं वहाँ अंतरिक्ष जाने तक, एक रूट का निर्माण तो करेंगी, लेकिन जाहिर है इन कमर्शियल फ्लाइट्स को अफोर्ड करने के लिए जो पैसा लगता है, जो जितने पैसे की ज़रूरत है, धनराशि की ज़रूरत है, वो हर आदमी के बस की बात नहीं है। वो एक किसी अमीर व्यक्ति के और ज़रूरत से ज़्यादा अमीर व्यक्ति के ही बस की बात है। तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। रास्ते खुल जाएंगे हर किसी के लिए, लेकिन इसे अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होगा, तो ये अफोर्डेबल नहीं होगी। और साथ साथ जो देश हैं, तो सभी देशों के लिए भी इस तकनीक को, इस तरह के जो ऑप्शंस हैं, इनको अपना पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि साथ साथ देशों के सामने विकास का मुद्दा भी है। यानी कि जो देशों के सामने विकास करना है
कि अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए संसाधनों को देखते हुए, तो वो डेवलपमेंट का भी जो मुद्दा है देशों के सामने, वो भी कहीं ना कहीं एक संभावित चुनौती हो जाएगा कि किस मद पर ज़्यादा खर्च किया जाए, यानी कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा खर्च किया जाए या विकास पर ज़्यादा खर्च किया जाए। तो ये भी सभी के सामने एक चुनौती हो सकती है। लेकिन अब ऐसे में क्या जो है आगे की राह हो सकती है, या क्या किस तरीके से इसमें सामंजस्य बिठाया जा सकता है जिससे चुनौतियों को देखते हुए जो है उनका कहीं ना कहीं समाधान निकले और विकास पर भी ध्यान दिया जाए, और साथ साथ जो नई तकनीक है या जो जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो सभी देशों को आपस में आगे बढ़ना है, साथ मिलकर रहना है, नहीं तो एक देश बहुत पिछड़ा हो जाएगा तो कहीं बहुत लंबा गैप आ जाएगा सभी के बीच में। तो इसलिए साथ मिलकर चलना है। तो इसका सबसे अच्छा ये है कि जो विकास के साथ साथ तकनीक है उसमें आगे आना भी ज़रूरी है। अब जैसे हम भारत की बात कर रहे थे, गगनयान मिशन की, तो साथ साथ सभी देशों को ये ज़रूरी है कि विकास का मुद्दा है, जैसे हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं या संसाधनों को लेकर बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अवसंरचना के विकास की बात करें तो विकास का मुद्दा है, लेकिन विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो जैसे कि भारत बढ़ता रहा है, तो इसलिए दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए दोनों ही क्षेत्रों में सभी के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से जैसे हमने देखा वैश्वीकरण का जो दौर है, तो सभी देशों को आपस में मिलकर साथ जो है वो बढ़ना होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।